नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपसे कुल पेडागोगी यानी शिक्षण शास्त्र के 15 क्वेश्चन पूछेंगे। इससे आपको आने वाली जो सीटेट एग्जाम होगी या जो आपकी स्टेट टेट होगी उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो इसके लिए देखिए, आपको हम पूछते हैं 15 क्वेश्चन का आंसर विथ आपको पूरी डिटेल के साथ इसमें दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत सारी जानकारियाँ उसके साथ साथ दी जाएगी। आज हम पेडागोगी से आपको जो प्रश्न पूछेंगे उसमें आज पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, बच्चों की त्रुटि के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए 5 सेकंड का समय देते हैं, आपका ऑप्शन हम बताते हैं। उसके बाद बच्चों की त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया के हिस्सा है। दूसरी ऑप्शन है, जब शिक्षक शिथिल होते हैं तो बच्चे गलती करते हैं और गलतियां के लिए उन्हें दंडित नहीं करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षक के लिए बच्चों की त्रुटियां नगण्य है और उन्हें केवल गलतियों का पता लगाना चाहिए और उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और चौथा ऑप्शन कहता है कि बच्चे त्रुटियां करते हैं क्योंकि वे लापरवाह हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से, बच्चों की त्रुटियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा, आई होप आप जो है सही उत्तर को मान लिए होंगे। ऑप्शन ए, बच्चों की त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है, यानी बच्चे जो भी गलती करते हैं वो अपने उनके सीखने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। ये ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट, कक्षा के शिक्षक ने राघव को अपनी कक्षा में उसके कीबोर्ड पर मधुर स्वनिर्मित संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा शिक्षक ने यानी क्लास टीचर ने सोचा कि राघव डैश बुद्धि में उच्च प्रतीत होता है। तो आपको इसमें जो है 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको सही उत्तर का पता लगाना है। ऑप्शन ए, शारीरिक गति संवेदी। ऑप्शन 2, संगीतात्मक। ऑप्शन 3, भाषात्मक। और ऑप्शन 4, देशिक। क्वेश्चन क्या कहता है, कक्षा के एक शिक्षक ने क्या देखा कि राघव अपनी कक्षा में उसके कीबोर्ड पर मधुर स्वनिर्मित यानी मधुर आवाज, कीबोर्ड के सारे मधुर अपने से खुद से बजाते हुए देखा। तो क्लास टीचर ने सोचा कि राघव क्या है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सही जो है ऑप्शन नंबर बी सही होता है, संगीतात्मक। इससे रिलेटेड जो प्रमुख जो बातें शिक्षण शास्त्र कहे गए हैं उसमें से है हार्वर्ड गार्नर का जो है बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि लोगों के पास सिर्फ एक बौद्धिक क्षमता नहीं बल्कि लोगों के पास जो है कई तरह के बौद्धिक क्षमता होती है। उसी में से देख सकते हैं बच्चे ने कीबोर्ड को बजाते हुए जो मधुर संगीत यानी ध्वनि निकाल रहा था, उसी में से एक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। स्कीमा होता है अनुभूति संरचना को बदलने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, आत्मसात्करण। ऑप्शन 2, समायोजन। ऑप्शन नंबर 3, आत्मकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर 4, अनुकूलन। तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जो इसका जो सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, समायोजन। तो पियाजे के अनुसार आत्मसात, समायोजन और संतुलन ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से बच्चे नए अनुभवों को पहले से मौजूद अनुभूति संरचना यानी स्कीमा में एकीकृत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा। सामान्य बुद्धिमत्ता वाला बच्चा भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई दिखाता है। यह इंगित करता है कि बच्चा इसके लक्षण दिखा रहा है। कौन सा लक्षण दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर 2, डिसकैलकुलिया। ऑप्शन नंबर 3, डिस्प्रेक्सिया। ऑप्शन नंबर 4, वाक विकार। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, अब सोचिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वाक विकार में वाक मतलब होता है बोलने, विकार मतलब होता है उसमें कुछ दिक्कतें। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वाक विकार में ये बच्चे ग्रसित है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं कि वाक विकार है क्या। यह पढ़ने की अक्षमता है जो मानसिक मंदता, मस्तिष्क क्षति या बुद्धिमत्ता की कमी के कारण नहीं होती है। यह आँखों या कानों से प्राप्त छवि को समझने योग्य भाषा में अनुवादित करने की मस्तिष्क की क्षमता में से एक दुर्बलता के कारण होती है। क्या, वाक विकार। वाक मतलब बोलने में विकार यानी कठिनाई होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चे कैसे सीखते हैं। इस कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है कह रहा है। यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, बच्चे कैसे सीखते हैं, इस कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए,
बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, बच्चे कई तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। और ऑप्शन नंबर 4, बच्चे कक्षा में ही सीखते हैं। तो सबसे पहले तो इसको ध्यान से समझिए। अब आई होप आपने जो सही टिक लगा लिया होगा। तो देखिए कौन सही नहीं है वो रहा। तो देखिए बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। जी हाँ, बच्चे हमेशा सीखते रहते हैं संज्ञानात्मक रूप से। और ऑप्शन नंबर 2, बच्चे कई तरीके से सीखते हैं। जी हाँ, बच्चे जो है खेलते हुए, कूदते हुए, हर तरह से, कहीं जाते हुए, हर तरह से सीखते हैं, ये भी सही है। और जो है बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। जी हाँ, वो जो छोटे बच्चे प्रेरित होकर कोई नई चीज़ को सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सभी तो सही है। कौन सही नहीं है वो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4, बच्चे कक्षा में सीखते हैं, ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा जो है प्रश्न के अनुसार, कि बच्चे जो है सिर्फ कक्षा में ही सीखते हैं, ऐसी बात नहीं है। हर जगह, हर माहौल में वो किन्हीं की को देख के, किन्हीं से प्रेरित होकर सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक आकलन करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा? आकलन करने का, ऑब्जर्वेशन करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 आता है कि शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन एक अंतर्निहित प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि मूल्यांकन शैक्षणिक सत्र के शुरुआत और अंत में 2 बार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि मूल्यांकन किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए, न कि शिक्षक द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि मूल्यांकन सत्र के अंत में होना चाहिए। तो चलिए अब इसका जो सही आंसर का पता बताइए क्या कुछ हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, पहले क्वेश्चन का इनमें से कौन सा एक आकलन करने का प्रभावी तरीका हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन एक अंतर्निहित प्रक्रिया है। इसका है शिक्षण अधिगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है? प्रकृति पोषण के विवाद में बोल रहा है, प्रकृति से आप क्या समझते हैं, इनका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए, जैविक या वंशानुगत जानकारी प्रदत्त करता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि एक व्यक्ति की प्रकृति। ऑप्शन नंबर 3 यानी सी कहता है कि भौतिक और सामाजिक दुनिया की जटिल ताकतें। ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि हमारे आसपास का वातावरण क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, कौन सा सही हो सकता है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो है सही आंसर होगा, जैविक या वंशानुगत जानकारी प्रदत्त करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का मतलब अर्थ होता है जैविक या वंशानुगत जानकारी प्रदत्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, इनमें से कौन शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषता नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, इनमें से कौन शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यह वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग का पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि यह शिक्षण प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि यह पर्यावरण को नियंत्रित करके शिक्षण को प्रोत्साहित करता है। और ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि यह शिक्षण प्रक्रिया को निरस्त बनाता है। तो ध्यान से पढ़ेगा, आई होप आपने सही आंसर लगा लिया होगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इनमें से कौन शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषता नहीं है वो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, यह वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग पर आधारित है। हाँ, ये जो है ये तो नहीं होगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी ये तो है। और ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि यह शिक्षण प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद करता है, ये भी है, यानी ये भी नहीं होगा। इस आंसर का तो कौन नहीं है वो रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि यह पर्यावरण को नियंत्रित करके शिक्षण को प्रोत्साहित करता है, ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा, यह शिक्षण प्रक्रिया को निरस्त बनाता है, ये जो है नहीं है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषता ये नहीं है कि ये जो है ये शिक्षण प्रक्रिया को निरस्त बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लड़कों और लड़कियों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है बोल रहा है, विच इज ट्रू? सबसे पहला, लड़कों को घर के बाहर की गतिविधियों में मदद करनी चाहिए। दूसरा कहता है कि लड़कों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए। तीसरा कहता है कि सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। जबकि चौथा कह रहा है कि लड़कियों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो रहा है, किसके बारे में? नीचे दिए गए जो दिया गया उसमें से लड़कों और लड़कियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है वो रहा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लड़कों को घर के कामों में मदद करना चाहिए, ये सही है। और ये गलत कैसे हो, देखिए, लड़कों को घर के बाहर की गतिविधियों में मदद करनी चाहिए। जी हाँ, लड़कों को तो घर के बाहर में तो लड़के मदद करते ही हैं, तो उन्हें जो है घर के कामों में मदद करनी चाहिए। यहाँ पर सी नंबर कैसे नहीं होगा, देखिए, सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, कोई
ऐसा चीज़ नहीं है कि लड़कों को विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए कि लड़कियां भी विज्ञान यानी साइंस पढ़ सकती है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 क्यों नहीं होगा, देखिए लड़कियों को घर के काम में मदद करना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि लड़कियां ही सिर्फ घर के काम में मदद करें, लड़के भी कर सकते हैं, तो इस कारण जो है ये भी या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि लड़के और लड़कियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्राचार के माध्यम से सीखना डैश का एक प्रकार है। पत्राचार यानी पत्र लिख के जो सेंड करते हैं, उससे जो आप सीखते हैं वो किस प्रकार का आपका जो सीखना हुआ, जीवन भर की शिक्षा हुई, या फिर ऑप्शन 2 कहता है औपचारिक शिक्षा हुई, ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि अनौपचारिक शिक्षा है, और ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि निरौपचारिक शिक्षा है। तो पत्राचार का माध्यम क्या है, तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, चलिए टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर 4 निरौपचारिक शिक्षा है। कैसे हुई बताते हैं आपको। औपचारिक शिक्षा सबसे पहले क्या होती है, जो स्टूडेंट्स औपचारिक शिक्षा लगाए होंगे, औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है पाठ्यक्रम के अनुसार आपका शिक्षा। तो यहाँ पत्राचार कर रहे हैं, तो पत्राचार तो आप कोई भी कर सकते हैं जीवन में किसी भी मोड़ पर, तो पाठ्यक्रम का हिस्सा तो नहीं है, तो औपचारिक शिक्षा तो गलत होती है सबसे पहले। तो जिन स्टूडेंटों ने अनौपचारिक शिक्षा लगाया था उनके बारे में हम बता दें कि विद्यालय के समायोजन के बाहर की शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है। जी हाँ, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा का संबंध में कहीं ना कहीं जो है शिक्षण से है, इस कारण जो यहाँ नहीं होगा। निरौपचारिक शिक्षा ये कहीं भी हो सकती है शिक्षा ग्रहण करना जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, तो ये पत्राचार जो एक निरौपचारिक शिक्षा का जो है देख सकते हैं प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, इनमें से कौन बाल विकास का सिद्धांत नहीं है बोल रहा है। तो सबसे पहला है विकास का सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये तो बाल विकास का सिद्धांत है जी, तो ये तो नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि सभी विकास परिपक्वता और अनुभव की, ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि सभी विकास परिपक्वता और अनुभव की परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप होते हैं, ये भी है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होता है। सभी विकास और अधिगम एक समान दर से आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए क्वेश्चन को इनमें से कौन बाल विकास का सिद्धांत नहीं है बोल रहा है, और विकास और अधिगम समान दर से बढ़ते हैं, इसमें देखिए ये जो है इसके अनुसार नहीं होते हैं, यहाँ सही होना चाहिए, सिद्धांत नहीं है ये। किसका सिद्धांत नहीं है, तो बाल विकास का सिद्धांत ये नहीं है। कौन नहीं है, सभी विकास और अधिगम जो है एक समान दर से आगे बढ़ते हैं, ये हो ही नहीं सकता है कि अधिगम और जो है विकास एक समान दर से आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिक्षण को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी एक शिक्षक की मदद कैसे करती है। पहला ऑप्शन से माता पिता के साथ संवाद करके, ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि पाठों में TLM का उपयोग करके, और ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि छात्रों के रिकॉर्ड बनाए रखना, और जो है ऑप्शन नंबर 4 कहता है AV रिकॉर्डिंग के द्वारा। चलिए इस तरह से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करेंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा सभी बच्चों का AV रिकॉर्डिंग प्राप्त करके जो है टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है एक शिक्षक का। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स AV रिकॉर्डिंग के बारे में नहीं समझे होंगे, तो AV रिकॉर्डिंग होता है ऑडियो विजुअल होता है, तो ऑडियो विजुअल के द्वारा जो है एक टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं एक शिक्षक जो है शिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्य की पहचान क्या होनी चाहिए। 4 ऑप्शन है, सबसे पहला है शिक्षण पद्धति, दूसरा है शिक्षकों द्वारा जानकारी को साझा करना, ऑप्शन नंबर 3 है कि अधिगम परिणाम, ऑप्शन नंबर 4 है कि शिक्षण के लिए समय। शिक्षण उद्देश्य की पहचान क्या होनी चाहिए, चलिए सही आंसर का पता बताइए क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा अधिगम परिणाम जो है शिक्षण उद्देश्य का पहचान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमजोर बच्चों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है उनकी तारीफ कीजिए और उनसे अच्छा काम करने के लिए कहिए, दूसरा कहता है कि उन्हें पहले बेंच पर बैठाइए, ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि कक्षा में कुछ और ध्यान देने के लिए कहिए, ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि कक्षा में उन पर विशेष ध्यान मत दीजिए। तो कमज़ोर बच्चों को प्रेरित करने के लिए क्या करना चाहिए, चलिए आप क्या मानेंगे। तो देखिए सबसे पहला तो हमेशा पॉजिटिव बात को हमेशा टिक माना है, इसीलिए उनकी तारीफ कीजिए और उनसे अच्छा काम करने के लिए कहिए। तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ को जो है ज़्यादा टिक मारने की कोशिश कीजिएगा अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आती है, तो पॉजिटिविटी रहेगी उतना जो है ज़्यादा सही होने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के व्यवहार में बदलाव के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, छात्रों के व्यवहार में बदलाव के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है। अच्छी सलाह, दूसरा कहता है कि शारीरिक दंड, तीसरा कहता है कि घर से बेदखल करना, चौथा कहता है कि नियमित पुरस्कार। तो छात्रों के व्यवहार में बदलाव के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा हो सकता है बोला। तो देखिए अच्छी सलाह भी हो सकता है, यहाँ पर सबसे पहला तो अच्छी सलाह भी हो सकता है,
शारीरिक दंड ये तो बिल्कुल नहीं होगा, घर से बेदखल ये भी बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अच्छी सलाह को भी और अच्छा जो है अच्छा कर दे रहा है नियमित पुरस्कार। अगर पुरस्कार देंगे तो वो और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सलाह देंगे तो वो तो थोड़ा प्रोत्साहन फील करेगा ही, उसका जो है व्यवहार में बदलेगा ही, लेकिन जो आप अगर पुरस्कार देंगे तो उसको मानसिक में भी बदलाव होगा और वो जो है और अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो सबसे जो प्रभावी उत्तर होगा वो नियमित पुरस्कार होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर।